दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्नैक इन द बैली। क्या मतलब हुआ? स्नेक मतलब सांप और बैली मतलब पेट। तो क्या मतलब हुआ? द स्नेक इन द बैली मतलब कि पेट में सांप। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की इस स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ किंग। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। एक समय की बात है, एक राजा रहते थे। ही हैड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। ही हैड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ मतलब उनके पास जीवन का जो भी वो जीवन के सारे आराम थे। कंफर्ट मतलब आराम, सारे आराम थे। हिज सब्जेक्ट्स वर ऑल्सो कंटेंट विद देयर लाइफ एंड एवरीथिंग इन द किंगडम वॉज रनिंग स्मूथली। क्या मतलब हुआ? हिज सब्जेक्ट्स, और दोस्तों सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। हिज सब्जेक्ट मतलब जो उनकी प्रजा थी। वर ऑल्सो कंटेंट, वो भी कंटेंट थी मतलब कि वो भी संतुष्ट थी। विद देयर लाइफ अपने जीवन से। एंड एवरीथिंग इन द किंगडम वॉज रनिंग स्मूथली, और राज्य में मतलब किंगडम मतलब राज्य में सब कुछ बहुत ही आराम से चल रहा था। चलिए आगे देखिए। बट द किंग वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन जो राजा थे वो खुश नहीं थे। द रीज़न वॉज दैट, और वजह ये थी कि द किंग्स ओनली सन वॉज सीवियरली इल। दोस्तों, यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है काके की। किंग्स ओनली सन मतलब राजा का इकलौता बेटा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द रीज़न वॉज दैट मतलब द रीज़न वॉज दैट कारण ये था कि द किंग्स ओनली सन वॉज सीवियरली इल, जो राजा का इकलौता बेटा था वो गंभीर रूप से बीमार था। और सीवियरली इल का मतलब गंभीर रूप से बीमार होना। चलिए आगे देखिए। द किंग कंसल्टेड मैनी फिजिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, कंसल्ट का मतलब होता है किसी से सलाह मशवरा करना, किसी से परामर्श करना। द किंग कंसल्टेड मैनी फिजिशियंस, जो राजा थे उन्होंने कई चिकित्सकों से मतलब परामर्श किया। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के जितने भी फिजिशियंस थे चिकित्सक से उनसे उन्होंने परामर्श किया। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नो वन कुड डायग्नोज वॉट द प्रिंस वॉज सफरिंग फ्रॉम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, तो वहां कुड का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। डायग्नोज का मतलब होता है किसी बीमारी का पता लगाना। नो वन कुड डायग्नोस मतलब कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया। वॉट द प्रिंस वॉज सफरिंग फ्रॉम, कि वो जो राजकुमार है वो किस चीज़ से पीड़ित है। चलिए आगे देखिए। द प्रिंस ग्रीव वीकर डे बाई डे, और जो राजकुमार था वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। वन डे अ लर्नड फिजिशियन अराइव्ड एट द पैलेस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, लर्न का मतलब होता है बुद्धिमान,
और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। अराइव का मतलब आना होता है और ये सेकंड फॉर्म है। वन डे, एक दिन, अ लर्नड फिजिशियन मतलब एक विद्वान जो फिजिशियन थे, चिकित्सक थे, अराइव्ड एट द पैलेस, वो महल आए। ही एग्जामिन्ड द प्रिंस, उन्होंने राजकुमार की को एग्जामिन किया मतलब उन्होंने उसको देखा। एंड सेड टू द किंग, और राजा से कहा, द प्रिंस कैन नॉट बी क्योर्ड, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों इस वाक्य में ये जो हमारा वाक्य है ये पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। द प्रिंस कैन नॉट बी क्योर्ड मतलब जो प्रिंस हैं उनका उपचार नहीं किया जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि, देयर इज़ अ स्नेक इन हिज बेली, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ। तो इस यहाँ से देखते हैं कि उन्होंने उसकी जांच की राजकुमार की और उन्होंने राजा से कहा कि द प्रिंस कैन नॉट बी क्योर्ड बिकॉज देयर इज़ अ स्नैक इन हिज बेली, मतलब कि जो राजकुमार हैं उनका उपचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके पेट में एक सांप है। चलिए आगे देखिए। ही कैन ओनली बी क्योर्ड इफ़ द स्नेक कुड बी टेकन आउट फ्रॉम हिज बेली, क्या मतलब हुआ। ही कैन ओनली बी क्योर्ड मतलब इसका इलाज तभी किया जा सकता है या उनका उपचार तभी किया जा सकता है इफ़ द स्नेक कुड बी टेकन आउट, यदि स्नेक को, सांप को बाहर निकाला जा सके फ्रॉम हिज बेली, उसके पेट से। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज शॉक्ड, जो राजा था वो हैरान था। एंड द किंग वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज टू हियर ऑल दिस, मतलब जो राजा थे वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और चकित हो गए। ही गॉट वरीड इवन मोर, मतलब वह और अधिक चिंतित हो गए। और दोस्तों वरीड का मतलब है चिंतित हो जाना। द प्रिंस फेल्ट वेरी अनहैप्पी ऑन सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फादर, क्या मतलब हुआ। द प्रिंस फेल्ट वेरी अनहैप्पी, जो राजकुमार था, फेल्ट वेरी अनहैप्पी, उसने बहुत ज़्यादा अनहैप्पी मतलब कि बहुत ज़्यादा नाखुश महसूस किया। ऑन सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फादर, अपने पिता की इस स्थिति को देखकर। चलिए आगे देखिए। थिंकिंग दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज फादर, का मतलब हुआ ये सोचते हुए कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, कि वह उत्तरदायी है, फॉर द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज फादर, अपने पिता की जो मिजरेबल मतलब कि दयनीय स्थिति है वो उसके लिए उत्तरदायी है। ही डिसाइडेड टू लीव द किंगडम, उसने फैसला किया। टू लीव द किंगडम मतलब उसने राज्य को छोड़ देने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। वन नाइट वैन एवरी वन इन द पैलेस वॉज अस्लीप, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अस्लीप एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोया हुआ। वन नाइट मतलब एक रात, वैन एवरी वन इन द पैलेस वॉज अस्लीप मतलब कि एक रात जब हर कोई महल में सोया हुआ था। द प्रिंस टिप टोड आउट ऑफ द पैलेस, जो राजकुमार था वो चुपचाप महल से बाहर निकल गया। ही क्रॉस्ड द बॉर्डर ऑफ हिज किंगडम, और उसने अपने राज्य का जो बॉर्डर था, सरहद थी, सीमा थी, उसको उसने पार किया। एंड रीच्ड अ विलेज, और एक गांव पहुंच गया। चलिए आगे देखिए। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज मतलब कि गांव की सरहदों पर। ही सॉ अ टेम्पल, उसने एक मंदिर देखा। एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, और वो वहाँ रहने लगा। He earned his livelihood by begging for food from the worshippers, क्या मतलब हुआ। He earned his livelihood का मतलब होता है जीविका। He earned his livelihood मतलब वह अपनी जीविका कमाता था। by begging, भीख मांगकर, by begging for food from the worshippers, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह अपनी जीविका कमाता था बाय बैगिंग फॉर फूड मतलब खाने के लिए भीख मांगकर, फ्रॉम द वर्शिपर्स मतलब पूजा करने वाले जो लोग थे उनसे वो खाने के लिए भीख मांगकर अपनी जीविका कमाता था। चलिए आगे देखिए। द किंग ऑफ द किंगडम इन विच द प्रिंस वॉज स्टेइंग हैड टू ब्यूटीफुल डॉटर्स, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। द किंग ऑफ द किंगडम इन विच द प्रिंस वॉज स्टेइंग मतलब कि जो राजा था उस राज्य का जहाँ पर वो राजकुमार रह रहा था, हैड टू ब्यूटीफुल डॉटर्स, उसकी दो सुंदर बेटियाँ थीं। एवरी मॉर्निंग मतलब कि हर सुबह, द डॉटर्स वुड ग्रीट देयर फादर, जो बेटियाँ थीं वो अपने पिता को अभिवादन करती।
द एल्डर डॉटर, जो बड़ी बेटी थी, ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहती, फादर मतलब पिता, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, मतलब हम आपके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं, कह सकते हैं हम आपके प्रति बहुत एहसानमंद हैं। यू ऑलवेज गिव अस वॉट वी नीड, आप हमें हमेशा वो देते हो जिसकी हमें ज़रूरत होती है। एंड आस्क फॉर, जो हम आपसे मांगते हैं। इफ़ इट वॉज नॉट फॉर यू वी वुड नॉट हैव बीन लीडिंग सच अ गुड एंड कंफर्टेबल लाइफ। क्या मतलब वो इफ़ इट इज़ नॉट यू, मतलब यदि आप नहीं होते, वी वुड नॉट हैव बीन लीडिंग सच अ गुड एंड कंफर्टेबल लाइफ, मतलब हम एक इतना अच्छा आरामदायक और इतना अच्छा जीवन नहीं जी रहे होते। ऑन द अदर हैंड, मतलब कि दूसरी तरफ, द यंगर डॉटर ऑलवेज सैड, जो छोटी बेटी थी वो हमेशा कहती थी, फादर पिता, वन गेट्स वॉट वंस फेट डिसाइड्स। क्या मतलब वो क्या कहती थी कि वन गेट्स वॉट वंस फेट डिसाइड्स, फेट का मतलब होता है भाग्य, मतलब कि व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके भाग्य के अंदर लिखा होता है। चलिए आगे देखिए। वन मॉर्निंग, मतलब कि एक सुबह, व्हेन द यंगर डॉटर सेड द सेम वर्ड्स, मतलब कि एक सुबह जब जो छोटी बेटी थी, सेड द सेम वर्ड्स, उसने इन्हीं शब्दों को कहा। द किंग गॉट एंग्री विद हर, जो राजा था वो उससे नाराज़ हो गया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सोल्जर्स को, मतलब उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, टू फाइंड एनी पुअर स्ट्रेंजर इन द किंगडम, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, टू फाइंड, ढूंढने का, एनी पुअर स्ट्रेंजर मतलब कोई भी गरीब अजनबी को अपने राज्य में ढूंढने का आदेश दिया। हु वुड बिकम हर ग्रूम, जो उसका जो उसका दूल्हा बनेगा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ग्रूम का मतलब दूल्हा। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ अब, माई डॉटर विल रियलाइज़, कि जो मेरी बेटी है उसे एहसास होगा, उसे पता चलेगा, हर मिस्टेक एंड रिपेंट, कि उसकी मिस्टेक का उसे पता लगेगा, एंड रिपेंट और पछताएगी। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। द सोल्जर्स सून फाउंड द बैगर प्रिंस, जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, सून फाउंड द बैगर प्रिंस, उन्होंने जल्दी ही उस प्रिंस को, राजकुमार को, जो भिखारी था, उसे ढूंढ लिया। हु वॉज रिजाइडिंग इन द टेम्पल, और रिजाइड मतलब होता है निवास करना, हु वॉज रिजाइडिंग इन द टेम्पल, जो मंदिर में निवास कर रहा था, जो रह रहा था। ही वॉज पुअर एज वेल, वह गरीब भी था, एज ए स्ट्रेंजर, एक, और वो ही वॉज पुअर एज वेल एज ए स्ट्रेंजर, मतलब वह गरीब था और साथ ही साथ वो एक अजनबी था, इन द किंगडम, राज्य में। फॉर दीज टू रीजन्स मतलब इन दो कारणों के वजह से, कारणों के कारण, ही वॉज मैरिड टू द यंगर प्रिंसेस, उसका विवाह कर दिया गया, टू द यंगर प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी से। चलिए आगे देखिए। द बैगर प्रिंस, जो बैगर प्रिंस था, मतलब जो भीख मांगने वाला जो राजकुमार था, एंड द प्रिंसेस, और जो राजकुमारी थी, डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू लीव दैट किंगडम, उस राज्य को छोड़ने का, एंड सेटल समवेयर एल्स, और किसी और जगह बस जाने का। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, सेटल मतलब कहीं पर, बस जाना कहीं पर। तो उन्होंने फैसला किया, क्या फैसला किया, तो डिसाइड टू लीव दैट किंगडम, उस राज्य को छोड़ने का, एंड सेटल समवेयर एल्स, और किसी और जगह बस जाने का उन्होंने फैसला किया। चलिए आगे देखिए। दे वर पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट, और दोस्तों पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। दे वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, मतलब वह एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। वैन द कपल फेल्ट वेरी टायर्ड, और दोस्तों कपल का मतलब था जोड़ा, जब वो जो कपल था, जोड़ा था, फेल्ट वेरी टायर्ड, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा थकान महसूस की, थका हुआ महसूस उन्होंने किया। दे डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट अंडर अ ट्री, क्या मतलब हुआ, दे डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट अंडर अ ट्री, उन्होंने फैसला किया, टू टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम करने का, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। चलिए आगे देखिए। सून द प्रिंस फेल अस्लीप, और दोस्तों फॉल अस्लीप का मतलब नींद आना, और ये सेकंड फॉर्म है। सून जल्दी ही, द प्रिंस फेल अस्लीप, जो राजकुमार था उसे नींद आ गई। द प्रिंसेस वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, जो राजकुमार प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, उसे नींद नहीं आ रही थी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, फील स्लीपी मतलब नींद आना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द प्रिंसेस वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। देयरफॉर, इसलिए,
शी वेंट टू कलेक्ट सम फ्रूट्स, वो चली गई टू कलेक्ट इकट्ठा करने, सम फ्रूट्स कुछ फल इकट्ठा करने चली गई, एंड बेरीज और जामुन, फॉर हर सेल्फ अपने लिए, एंड हर हस्बैंड और अपने पति के लिए। सो इसलिए द प्रिंस वॉज लेफ्ट अलोन अंडर द ट्री, तो इसलिए जो राजकुमार था वॉज लेफ्ट अलोन, वो अकेला रह गया, अकेला छूट गया, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। चलिए आगे देखिए। द स्नेक विच वॉज इनसाइड द बैली ऑफ द प्रिंस केम आउट, क्या मतलब हुआ? द स्नेक जो सांप था, विच वॉज इनसाइड द बैली ऑफ द प्रिंस मतलब जो सांप था जो राजकुमार के पेट के अंदर था, केम आउट वो बाहर आया। जस्ट देन तभी अनादर स्नेक इमर्ज, तभी और इमर्ज का मतलब होता है उभरना, प्रतीत होना। जस्ट देन तभी अनादर स्नेक इमर्ज, तभी जो एक दूसरा सांप था वो इमर्ज हुआ, मतलब वो भी वहाँ पर नज़र आया, उभरा। फ्रॉम अ नियर बाई होल, मतलब एक पास के होल से, छेद से। जस्ट देन तभी द प्रिंसेस रिटर्न, तभी जो राजकुमारी थी वो लौटी, विद फ्रूट्स एंड बेरीज, मतलब तभी वो जो राजकुमारी थी वो फलों और जामुनों के साथ वापस लौटी। वैन शी सॉ, जब उसने देखा, द टू स्नेक्स नियर टू हर हस्बैंड, शी फेल्ट वेरी स्केर्ड, क्या मतलब हुआ? वैन शी सॉ द टू स्नैक्स नियर टू हर हस्बैंड, मतलब जब उसने उन दो सांपों को अपने पति के नज़दीक देखा, शी फेल्ट वेरी स्केर्ड, उसने बहुत ही डरा हुआ महसूस किया। द स्नेक फ्रॉम द होल, जो सांप था फ्रॉम द होल उस छेद से, सेट टू द अदर वन, उसने दूसरे वाले से कहा, वाई आर यू ट्रबलिंग दिस यंग प्रिंस, उसने क्या कहा? वाई आर यू ट्रबलिंग, ट्रबल मतलब परेशान करना, वाई आर यू ट्रबलिंग दिस यंग प्रिंस, आप इस नव युवक या कह सकता हूँ आप इस जवान राजकुमार को क्यों परेशान कर रहे हो। इफ़ ही कम्स टू नो, यदि उसे पता चल जाए, दैट अ मिक्सचर ऑफ क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड, और दोस्तों आप इन वर्ड्स को नोट कर सकते हैं, मस्टर्ड का मतलब था सरसों और क्यूमिन मतलब जीरा, तो उसने क्या कहा? इफ़ ही कम्स टू नो, यदि उसे पता चल जाए, दैट की अ मिक्सचर ऑफ क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड्स, की जो एक मिक्सचर है, मिश्रण है जीरे और सरसों के बीजों का, कैन एंड योर लाइफ, वो आपके जीवन को समाप्त कर सकता है। व्हाट विल हैपन टू यू देन, फिर आपका क्या होगा। चलिए आगे देखिए। ही विल नेवर कम टू नो दैट, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, कम टू नो मतलब पता चलना। ही विल नेवर कम टू नो दैट, उसे ये कभी पता नहीं चलेगा। यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन माई मैटर, और इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन माई मैटर, मतलब आपको मेरे मामले में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो। इफ़ समवन पोर्स हॉट ऑयल ऑन यू, और पोर का मतलब तो उड़ेलना। इफ़ समवन पोर्स हॉट ऑयल ऑन यू, यदि कोई आपके ऊपर गर्म तेल उड़ेल दे, इवन यू विल डाई, यहाँ तक कि आप भी मर जाओगे। देन फिर द पर्सन में ऑल्सो टेक अवे योर गोल्ड पोर्ट्स, और फिर जो वो व्यक्ति है वो आपका शायद वो ले जाएगा। मे ऑल्सो टेक अवे योर गोल्ड पोर्ट्स, मतलब जो आपके पास सोने की जो पोटली है वो मतलब कि वो व्यक्ति आपकी वो पोटली ले जाएगा। विच आर देयर इन द होल, जो आप मतलब कि उस छेद में रखी हुई है। चलिए आगे देखिए। देन द स्नैक्स रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स, कि रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि देन फिर द स्नैक्स रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स, मतलब फिर जो सांप थे वो अपने अपने घर लौट आए। एज द प्रिंसेस हैड हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन, और दोस्तों इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हियर मतलब सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एज द प्रिंसेस हैड हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन, मतलब जैसे कि वो जो राजकुमारी थी वो उनकी बातचीत को सुन चुकी थी। शी क्विकली प्रिपेयर्ड अ मिक्सचर ऑफ क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड्स, क्या मतलब हुआ? शी क्विकली प्रिपेयर्ड मतलब उसने जल्दी से तैयार किया, अ मिक्सचर एक मिश्रण को तैयार किया, किस चीज़ का? ऑफ क्यूमिन मतलब जीरे का और सरसों के बीजों का, उसने क्या करा? एक मिश्रण तैयार किया। देन शी अवोक द प्रिंस, और अवेक की सेकंड फॉर्म है अवोक मतलब जगाना। देन शी अवोक द प्रिंस, फिर उसने राजकुमार को जगाया। एंड मेड हिम ड्रिंक द मिक्सचर, और उसने उसे वो उस मिश्रण को पिलाया। द स्नेक इन द बैली डाइड एंड द प्रिंस गॉट वेल, जो स्नेक था, सांप था,
इन द बैली, पेट में डाइड, द स्नेक इन द बैली डाइड, मतलब जो सांप था पेट में वो उसकी मृत्यु हो गई। एंड द प्रिंस गॉट वेल, और जो राजकुमार था वो ठीक हो गया। देन फिर द प्रिंसेस पोर्ड हॉट ऑयल ओवर द होल, उसके बाद जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उसने जो गर्म तेल था वो डाल दिया, वो उड़ेल दिया ओवर द होल, मतलब उस छेद के ऊपर। द स्नेक दैट लिव्ड देयर, जो सांप था जो वहाँ रहता था, डाइड देयर एंड देन, मतलब वह वहीं के वहीं मर गया। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस, जो राजकुमारी थी और जो राजकुमार था, टुक आउट द गोल्ड पोट्स, उन्होंने टेक आउट की सेकंड फॉर्म में टुक आउट, उन्होंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? टुक आउट द गोल्ड पोट्स, मतलब जो पोटली थी गोल्ड की, सोने की, उसको उन्होंने निकाल लिया। एंड स्टार्टेड लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, और वो एक प्रसन्न मतलब एक खुशी वाला जीवन वो जीने लगे। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है इस कहानी का? फेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, फेट मतलब भाग्य। फेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, मतलब जो भाग्य होता है वो किसी के भी जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये आज की एक स्टोरी थी, और यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।